गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। हमने कई प्रश्न उत्तर की चर्चा की है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो काल हैं जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं उनकी भी चर्चा हमने की है जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन और नामकरण है इसकी भी चर्चा हमने की है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने अब तक 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, सरदार पुण्य सिंह क्यों विख्यात हैं? तो सरदार पुण्य सिंह क्यों विख्यात हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंधकार के रूप में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सरदार पुण्य सिंह निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना कौन सी मानी जाती है? तो मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचरण की सभ्यता। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचरण की सभ्यता। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक पुण्य सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि आचरण की सभ्यता ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है निबंध के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पुण्य सिंह का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पुण्य सिंह का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और गुलाब। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गेहूं और गुलाब जो है ये अध्यापक पुण्य सिंह का निबंध नहीं माना जाता। ये प्रश्न आपका पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? यह प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विचारात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विचारात्मक। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, संभवामी युगे युगे नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो संभवामी युगे युगे नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जी.जे. हरिजीत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से नाग बोरस द्वारा लिखित नाटक का नाम क्या है? तो इनमें से नाग बोरस द्वारा लिखित नाटक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खूबसूरत बहू। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो खूबसूरत बहू ये नाटक जो है इसके लेखक हैं नाग बोरस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो वो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन। इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं मोहन राकेश। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। बाकी चारों मित्र के लेखक हैं राजकुमार वर्मा। एक घूंट के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। टूटते परिवेश के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। परंतु आषाढ़ का एक दिन इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। तो यहाँ से जो है प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आनंद रघुनंदन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आनंद रघुनंदन जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृतांत। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कृतांत। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गीतिनाट्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो करुणालय जो है ये गीतिनाट्य के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न आपका पीजीटी में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम यहाँ पे क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले प्रकाशित हुई थी विशाखा, फिर अजातशत्रु, फिर कामना और फिर स्कंदगुप्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले प्रकाशित हुई थी विशाखा, फिर अजातशत्रु, फिर कामना और फिर स्कंदगुप्त। विशाखा जो है ये कई बार पूछा गया है कि विशाखा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं प्रसाद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक का नाम क्या है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में गीतिनाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार का नाम क्या है? तो हिंदी में गीतिनाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करुणालय, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये जो है हिंदी में गीतिनाट्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, करुणालय। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला गीतिनाट्य कौन सा माना जाता है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में और फिर से वही प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2010 में। तो हिंदी का सबसे पहला गीतिनाट्य का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करुणालय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, करुणालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीतिनाट्य का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीतिनाट्य का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करुणालय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, करुणालय। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित मानी जाती है? तो इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ये सभी जो हैं ये जयशंकर प्रसाद के नाटक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। यह प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है ये किस नाटक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। ये किस नाटक की पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। तो ये नाटक जो है कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। तो ये पंक्ति जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत आता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक
पंक्ति दी गई है, तो बताना ये पंक्ति जो है प्रसाद के किस नाटक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। तो ये कथन जो है प्रसाद के किस नाटक के अंतर्गत आता है। तो वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। तो ये कथन जो है प्रसाद के किस नाटक के अंतर्गत आता है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र मानी जाती है। यह प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है। चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत ये आती है अलका, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का नाम क्या है। तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का नाम क्या है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्नलिया। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। तो इनमें से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं माना जाता, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तितली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है नाटक नहीं माना जाता। बाकी अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये जो है प्रसाद के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं, परंतु तितली जो है ये नाटक के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि तितली जो है ये किस विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करबला। तो करबला जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना मानी जाती है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं माना जाता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर की होली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सिंदूर की होली जो है इसके लेखक प्रसाद नहीं है, इसके वास्तविक लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पांतर किस प्रकार का काव्य माना जाता है। तो कल्पांतर जो है ये किस विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गीतिनाट्य। तो ये जो है गीतिनाट्य के अंतर्गत आती है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि कल्पांतर जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है गीतिनाट्य के अंतर्गत आती है और इसके लेखक का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है।
तो मुद्रा राक्षस नाटक के नायक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चाणक्य मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति मानी जाती है? तो एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकर शेष। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। शंकर शेष जो है ये एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, शंकर शेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है चंद्रावली नाटका चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है चंद्रावली नाटिका के लेखक का नाम क्या है? तो चंद्रावली नाटिका के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये चंद्रावली नाटिका के लेखक का नाम है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक माना जाता है? तो इनमें से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्या सुंदर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विद्या सुंदर जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक माना जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत दुर्दशा ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो है इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि इसके वास्तविक लेखक का नाम क्या है? तो इसके वास्तविक लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी और प्रेम जोगिनी इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संयोगिता स्वयंवर किस विधा के अंतर्गत आती है? तो संयोगिता स्वयंवर किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाटक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। संयोगिता स्वयंवर जो है ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपट चपेट नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो चौपट चपेट नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं ये चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा माना जाता है? तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा माना गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मयंक मंजरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मयंक मंजरी जो है ये श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक माना जाता है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध नाट्यकृति है। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सुरेंद्र वर्मा। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किस प्रकार के विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाट्यकृति के अंतर्गत मानी जाती है। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हानुश नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो हानुश नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। भीष्म साहनी जो है ये हानुश नाटक के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो विश्वामित्र नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हबीब तनवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार का नाम क्या है? तो लहरों के राजहंस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मोहन राकेश लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि लहरों के राजहंस किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक का नाम क्या है? तो मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आधे अधूरे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक का नाम है आधे अधूरे। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मोहन राकेश लिखित एक नाटक का नाम क्या है? तो इनमें से मोहन राकेश लिखित एक नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लहरों के राजहंस। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लहरों के राजहंस। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक का नाम क्या है? तो इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लहरों के राजहंस। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लहरों के राजहंस जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था GIC परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश ने नहीं लिखा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त कमल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रक्त कमल मोहन राकेश ने नहीं लिखा है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। परंतु रक्त कमल के वास्तविक लेखक कौन हैं? तो इसके वास्तविक लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक का नाम क्या है? तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अंधा युग जो है ये महाभारत की कथा पर लिखा गया है और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदिया के नाटककार का नाम क्या है? तो शारदिया के नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो शारदिया के नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ये प्रश्न पूछा गया था TGT परीक्षा 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, इसके लेखक का नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कोणार्क जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को कोणार्क नाटक में बताया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राधा चरण गोस्वामी। तो
तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। राधा चरण गोस्वामी इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आती है, तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बकरी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी किसकी रचना मानी जाती है? तो बकरी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके लेखक हैं और ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो बकरी नाटक के लेखक का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाटक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहुष नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नहुष नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल चंद्र के द्वारा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। गोपाल चंद्र के द्वारा नहुष नाटक लिखा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गोपाल चंद्र जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता माने जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहुष नाटक के नाटककार का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में और फिर से वही प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2009 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरिधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? तो बाबू गिरिधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिता का। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीतिनाट्य के लेखक का नाम क्या है? तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीतिनाट्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के लेखक का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है ये पृथ्वीराज की आंखें के लेखक हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये नाटक मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण किसकी कृति मानी जाती है? तो उत्तरायण किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये प्रश्न पूछा गया था GIC परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन से नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है? तो कौन से नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं ये ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाल कृष्ण भट्ट जो हैं ये रेल का विकट खेल नाटक के लेखक हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था TGT परीक्षा 2002 में। तो बाल कृष्ण भट्ट ये रेल का विकट खेल नाटक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव साधना नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो शिव साधना नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, हरि कृष्ण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हरि कृष्ण। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मादा कैक्टस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं मादा कैक्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधा कुआं के रचनाकार का नाम क्या है? तो अंधा कुआं नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजो दीदी किस विधा की रचना मानी जाती है? तो अंजो दीदी किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाटक। तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था TGT परीक्षा 2013 में। रस गंधर्व नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो रस गंधर्व नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मणि मधुकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, मणि मधुकर रस गंधर्व नाटक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? तो डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है या किस विधा के अंतर्गत आती है डॉक्टर? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाटक। तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है डॉक्टर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है डॉक्टर नाटक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? तो किनको जो है नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी,
सफदर हाशमी, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सफदर हाशमी जो हैं ये नुक्कड़ नाटक के जनक माने जाते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो फिर से पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक के अंतर्गत आता है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला राजा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दृश्य काव्य की विधा क्या है? तो दृश्य काव्य किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाटक। तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है दृश्य काव्य, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक का नाम क्या है? तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये दो प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। पहला है पीजीटी परीक्षा और दूसरा है यूपीपीएससी परीक्षा 2018, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक का नाम क्या है? तो रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना एकांकी के अंतर्गत आती है? तो इनमें से कौन सी रचना एकांकी के अंतर्गत आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नदी प्यासी थी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, नदी प्यासी थी। ये जो है एकांकी के अंतर्गत आती है और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 और इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि नदी प्यासी थी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना मानी जाती है? तो प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। विष्णु प्रभाकर जो हैं ये प्रकाश और परछाई एकांकी के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना मानी जाती है? तो कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जगदीश चंद्र माथुर जो हैं ये कबूतर खाना के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी मानी जाती है?
तो उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यंग। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जोंक जो है ये सामाजिक व्यंग के अंतर्गत आती है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि जोंक जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है एकांकी के अंतर्गत मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठेस जैनेंद्र। ये बिल्कुल आपका गलत है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि ठेस कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बाकी वापसी उषा प्रियमदा की कहानी है, ये बिल्कुल सही है। जयदोल अज्ञन की कहानी है, ये भी सही है। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है, ये भी सही है। परंतु ठेस जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मानी जाती है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कहानी की पहली चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, इंदुमती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इंदुमती कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इंदुमती कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेम्पेस्ट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इंदुमती जो है ये टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सबसे पहले कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सबसे पहले कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सन 1900 सरस्वती पत्रिका में इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई थी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की इंदुमती कहानी से माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो आधुनिक खोजों के अनुसार
पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक टोकरी भर मिट्टी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो हत्या नामक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, जैनेंद्र कुमार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो इनमें से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सुदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो हार की जीत कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सुदर्शन। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2000 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हार की जीत कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन माने जाते हैं? तो इनमें से प्रवासी कहानीकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, तेजेंद्र शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तेजेंद्र शर्मा जो हैं ये प्रवासी कहानीकार के अंतर्गत आते हैं, और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुल की बन्नू कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये कहानी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, गुल की बन्नू। तो गुल की बन्नू कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं ये गुल की बन्नू कहानी के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, ये इसके लेखक कौन है? तो कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, अज्ञा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1929। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1929 को जैनेंद्र कुमार की पहली कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की, और अभी जो है हम हिंदी साहित्य के जो प्रमुख गद्य विधाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। पर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।